वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एम कुमार सिंह केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फिर से पी ब्लॉक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 देख रहे थे। ग्रुप कौन सा? 15। क्या है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है। जैसे अगर आर्सेनिक है और इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है, अगर हम लोग को पता नहीं भी रहे तब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींच सकते। ये कैसे खींचेंगे? तो हमको ग्रुप याद रहना चाहिए, ईच मेंबर मालूम होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक आता है, तो ये चौथे पीरियड में आएगा। ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है, फोर्थ पीरियड का मेंबर है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको खींचना है तो हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ पीरियड में क्या होगा? एक तो शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं 4s2 और 4p3। बट जब फोर्थ पीरियड आएगा तो इसमें 3D भी होगा। यहाँ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4s2 3d10 और 4p3। या हम चाहें तो इसको क्लियर कट पूरा अबाउ प्रिंसिपल लगा के बना सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अब s में मैक्सिमम 2, p में 6 और d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते। अगर कोई एक्सेप्शन ना हो तो ये एक्सेप्शन नहीं होता है पी ब्लॉक में। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 33। तो लास्ट वाला सेल, फोर्थ सेल का 4s2 और 4p3 आ जा रहा है। अब हम लोग आर्सेनिक के बाद एंटीमनी देख रहे हैं। एंटीमनी किस पीरियड का है? फिफ्थ पीरियड का। एंटीमनी एटॉमिक नंबर 51 होगा। ये कौन सा पीरियड का है? फिफ्थ पीरियड का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड के लिए हम लोग इसी अगर लिखना है हमें तो हम लोग डायरेक्ट आउटर सेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 3 इलेक्ट्रॉन होता है 5s2 5p3 लिख सकते। इसके अंदर 4d आ रहा होगा तो इसे हम लोग 5s2 4d10 और 5p3 लिख सकते। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करने के लिए अबाउ प्रिंसिपल लगा सकते हैं। कैसे होगा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d और 5p। यहाँ तक जाएंगे हम लोग। फिर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 और फिर यहाँ 3 लगा देंगे। कौन लाना है? 51। और लास्ट पीरियड कौन सा है? फिफ्थ पीरियड। जब सिक्स्थ पीरियड आएगा बिस्मथ तो वहाँ पर 4f आएगा और सेवन्थ पीरियड में 5f आएगा। कभी फिफ्थ पीरियड में 4f नहीं आ सकता। बिस्मथ जो है वो हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 83 आएगा।
ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 6th पीरियड का। 6th पीरियड में 4f आता है और 7th पीरियड में 5f आता है। तो यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम लोग लास्ट वाला अगर लिखना चाहें, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 6s2 6p3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अगर इसमें अगर हम लोग को देखना है तो यहाँ ऐसे कर सकते 6s2 और s के साथ जौन सा ऑर्बिट लगा होगा या सेल नंबर होगा उससे एक कम नंबर होता है d वाले का और उससे भी एक कम होता है f वाले का। तो यहाँ पक्का 5d 10 आ रहा होगा और 4f 14 आ रहा होगा और लास्ट में 6p 3 आ रहा होगा। इसको कंटिन्यू रूप से फिर अबाउ प्रिंसिपल के हेल्प से कर सकते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। यहाँ तक लिखना होगा हमें। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 और इसमें 14 भरेगा 70 हो जाएगा और ये 10 80 और यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 83 83 हो गया। 6th पीरियड जो है 6s और लास्ट में 6p और बीच में 4f और 5d आ रहा है। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f या 5f कहाँ आ रहा है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब 6th पीरियड आएगा तो 4f आएगा और 7th पीरियड आएगा तो वहाँ 5f आएगा। 4f कभी 5th पीरियड में नहीं आएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं और वो अगला टॉपिक जो है हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं उसको। आइए देखना है हम लोग को इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जो जनरल ट्रेंड है कि साइज ऑफ एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है इस ग्रुप में। तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम। मतलब एटम का साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। दैट मीन्स जब कभी भी आई का ऑर्डर हो, अगर कुछ मेंशन ना हो तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उसको I1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ग्रुप का जो I1 का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, तो नाइट्रोजन से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और सबसे कम बिस्मथ का होगा। अब एक बात ध्यान देना है, ध्यान से देखिए। अगर इस ग्रुप का कंपेयर किसी पर्टिकुलर पीरियड में पीछे वाले और जस्ट आगे वाले ग्रुप से किया जाए तो कैसे होगा, जैसे सेकेंड पीरियड अगर हम लोग ले लें और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर चेक किया जाए तो हम लोग ग्रुप वाइज देख रहे हैं। सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन से पहले हम लोग कार्बन ले लेते हैं, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। और इस ग्रुप को एक ग्रुप नंबर 14 है, एक ग्रुप नंबर 15 है और एक ग्रुप नंबर 16 है। अगर पीरियड वाइज देखना है, अगर न्यूक्लियर चार्ज हमको देखना है तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, कार्बन का
एटॉमिक नंबर 6 होता है, +6 चार्ज हो जाएगा इस पर, नाइट्रोजन का +7 और ऑक्सीजन का +8। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ता है, तो जनरल ट्रेंड में हम लोग को ये लगता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट यहाँ एक्सेप्शन है 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ फैक्टर इंक्लूड करके और तब आयोनाइजेशन एनर्जी को देखा जाता है। पीरियड में एक आइसोलेटेड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मायने रखता है। कार्बन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, 2s2 2p2, बट नाइट्रोजन का क्या होगा, 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का क्या, 2s2 2p4। अब यहाँ जो p है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको बोल सकते हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल, हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल। अगर डी ब्लॉक का कोई सीरीज पीरियड वाइज नहीं देखा जा रहा हो, डी ब्लॉक में किसी सीरीज के अलाउंग पीरियड की बात नहीं हो रही हो, तो पी ब्लॉक के लिए यह ध्यान में जरूर रखिएगा कि इसके अंदर जब कभी भी हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो हुंस रूल के अनुसार वह एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। पीरियड के अलाउंग अपने जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनसे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लिया ये ऑर्बिटल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और इसके चलते जो I1 का जो एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का, बट ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या देखना है हमें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये चेक करना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पी ब्लॉक में 13 ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी जगह ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। यह जनरल ट्रेंड के अनुसार होगा। यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में का कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एटम का। थर्टीन ग्रुप में बोरोन से कम एल्युमिनियम का, जैसे बोरोन का 2 होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाउलिंग स्केल के अनुसार, एल्युमिनियम का 1.5, और फिर इसके बाद गैलियम, इंडियम और थैलियम का 0.1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा। 1.6 होता है गैलियम का, 1.7 होता है इंडियम का और 1.8 होता है थैलियम का। बाकी पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पर यूजुअली वह जनरल ट्रेंड का ओबे करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो इन एलिमेंट्स की होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर बिस्मथ, इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी पाउलिंग स्केल पर वह 3.0 होगा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का 2.1 लेते हैं, आर्सेनिक का 2.0 और एंटीमनी और बिस्मथ दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.9 ली जाती है। नाउ हम लोग को यहाँ पर अब हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वह गैस होता है, N2 के फॉर्म में पाया जाता है।
फॉस्फोरस P4 के रूप में, आर्सेनिक AS4 के रूप में, एंटीमनी Sb4 के रूप में, ये सब टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में और नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बिस्मथ तो मेटालिक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में, फॉस्फोरस से एंटीमनी तक वाले टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में, और बिस्मथ मेटालिक क्रिस्टल है। क्रिस्टल सिस्टम के अनुसार यह जो होगा ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल होगा। ये मेटालिक क्रिस्टल है, क्रिस्टल सिस्टम जो होगा इसका ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। हाँ, एक और बात आपको याद रखना होगा कि बिस्मथ को छोड़कर अदर जो एलिमेंट्स हैं उनके कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट बिस्मथ जो होगा वह एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अदर मेंबर्स एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एनसीईआरटी में नाइट्रोजन का भी एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं पाया जाता है, ऐसा मेंशन है। इसलिए मेंशन है कि रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस है, बट अगर नाइट्रोजन क्रिस्टल के रूप में आ जाए तो इसके भी 2 एलोट्रॉप होते हैं, और यह एलोट्रॉप याद रखेंगे गैस के रूप में मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह क्रिस्टल के फॉर्म में अल्फा नाइट्रोजन और फिर बीटा नाइट्रोजन। अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। तो एक्सेप्ट बिस्मथ याद रखिएगा, ऑल हैव एलोट्रॉप्स। एक्सेप्ट बिस्मथ क्या लिख सकते, ऑल हैव एलोट्रॉप्स। एक्सेप्ट बिस्मथ ऑल हैव एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स। अब जो है फास्फोरस जो है उसके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं जो हम लोग को एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना है। वह है वाइट पी, वाइट जिसको येलो भी बोल लेते हैं, रेड पी और फिर ब्लैक पी। ब्लैक पी में भी अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक पी होता है जो मेन एलोट्रॉप्स। ऐसे तो ब्राउन पी भी होता है, बट जो मेन एलोट्रॉप्स हैं वो 3 ही पढ़ना है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में, वाइट पी, रेड पी और ब्लैक पी। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों जो है इसके येलो एलोट्रॉप होता है और साथ साथ ग्रे होता है, एक ग्रे फॉर्म है। ग्रे फॉर्म। अब हम लोग को क्या देखना है, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस होता है जबकि फास्फोरस सॉलिड होता है, ऐसा क्यों होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, वाई नाइट्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन इज गैस but phosphorus is solid at room temperature, solid at room temperature। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि नाइट्रोजन जो है वह N2 के फॉर्म में पाया जाता है,
जबकि फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन और इधर फास्फोरस के बारे में समझते हैं। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का मेंबर है। कौन से पीरियड का मेंबर है? सेकेंड पीरियड का। इसका साइज स्मॉल होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्लस हाई EN, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी हाई होती है। दस इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। Thus, it has tendency to form multiple bond. मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनता है? बेसिकली ड्यू टू 2p पाई बॉन्डिंग थ्रू 2p पाई बॉन्डिंग। क्या है कि 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं नाइट्रोजन के वो पाई ओवरलैपिंग करेंगे, इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग बनेगा। ड्यू टू विच इट एग्जिस्ट्स एज N2, ड्यू टू विच इट एग्जिस्ट्स एज N2। ये कहानी फास्फोरस में नहीं होगा। फास्फोरस का साइज जो है वह क्या होता है? लार्ज होता है और लार्ज साइज के कारण उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होती है और वह इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता। दैट मीन्स 3p पाई इज नॉट इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग। तो ये लार्ज साइज का है, थर्ड पीरियड का मेंबर है। इट हैज none ability to form पाई बॉन्डिंग। ये 3p पाई इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं होगा। नॉन एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्डिंग, दस P2 डजंट एग्जिस्ट, अतः P2 नहीं बनेगा रूम टेम्परेचर पर। अब रही बात P4 क्यों बनता है, ये समझना होगा। जब P4 समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि N2 की एटोमिसिटी 2 है, P4 की एटोमिसिटी 4 है, या N2 से मोलिकुलर मास P4 का ज़्यादा है। जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा वह वंडरवाल फोर्स ज़्यादा लगेगा, और वंडरवाल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो गैस होगा। तो ये आंसर क्लियर हो जाएगा। अब हमें देखना है, ये समझना है कि P4 क्यों बनता है। तो एक्चुअली क्या है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी P का ज़्यादा होता। कैटेनेशन जो है हाई कैटेनेशन लिख सकते हैं यहाँ, हाई कैटेनेशन फास्फोरस का कैटेनेशन ज़्यादा होता है, और यहाँ बोल सकते हैं लो कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, जिसके चलते एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स लार्ज नंबर में या तो ओपन चेन में बाइंडेड होते हैं या रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो लो कैटेनेशन है नाइट्रोजन का, हाई कैटेनेशन P का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैटेनेशन जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ई। एलिमेंट के सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह P का ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें तो PP बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ NN बॉन्ड, 10 P का कैटेनेशन ज़्यादा होगा।
ड्यू टू कैटेनेशन, ड्यू टू हाई कैटेनेशन P एग्जिस्ट एज P4। कैटेनेशन ज़्यादा होने के चलते या P4 बना सकता। P एग्जिस्ट एज P4 एट रूम टेम्परेचर। और फिर हम लोग को क्लियर करना है वैन डर वाल्स फोर्स P4 का ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ N2, तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। वैन डर वाल्स फोर्स किसका ज़्यादा होता है? Vf प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। और P4 का मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है, इसलिए वैन डर वाल्स फोर्स उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। P4 का मोलिकुलर मास ज़्यादा 10, P4 का वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा। और जिसका Vf ज़्यादा होगा उसका Bp ज़्यादा होगा। Bp किसका ज़्यादा होगा? P4 का। N2 से 10 P4 एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड N2 एग्जिस्ट एज गैस एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक में बहुत सारे टॉपिक हैं और इस 15 ग्रुप में भी काफ़ी लेक्चर्स का वीडियो बनने वाला है, तो इसको छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर अगले लेक्चर में मैं अगला वीडियो तैयार करूँगा।